Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic format requirements of a good meeting report, or we can say it how to write a meeting report. यानी कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक अच्छी मीटिंग रिपोर्ट के स्वरूप की क्यों आवश्यकता होती है या एक मीटिंग रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जा सकती है, कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चरणों का पालन करना चाहिए, उन मेन स्टेप्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मीटिंग रिपोर्ट के रेफरेंस में। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप रहता है सभी उपस्थित लोगों के नामों, पदों और कंपनियों की सूची बनाएं। यानी कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू लिस्ट द नेम्स, पोजीशंस एंड कंपनीज ऑफ ऑल अटेंडीज। यानी कि इस स्टेप में आपकी मीटिंग में, बैठक में जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं उनके प्रॉपर वे में आपको नेम, उनकी पोजीशन और किस कंपनी से बिलोंग करते हैं इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब आप एक कंप्लीट रोल कॉल फॉर्म करते हो तो ये एक तरीके से पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रदान करता है। अगर कभी भी आपको आंतरिक रूप से या कानूनी रूप से किसी भी कारण में प्रयोग करना पड़े तो आप इस सूची का प्रॉपर प्रयोग कर सकते हो और बता सकते हो कि कंपनी की मीटिंग में कौन कौन से लोग उपस्थित थे और कौन कौन से लोग उपस्थित नहीं थे जिन्हें कॉल किया गया था। इसके साथ साथ आपको यह भी नोट करना चाहिए कि आपकी मीटिंग में किसे शामिल होना था लेकिन नहीं आया। यानी कि जो नॉन अटेंडी हैं, जिन्होंने मीटिंग को अटेंड नहीं किया, उनके पास नोटिस तो भेजा गया था मीटिंग को अटेंड होने का, उन्हें शामिल होना था, लेकिन वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को भी या उनके नाम को भी मीटिंग रिपोर्ट में नोट किया जाना चाहिए इस स्टेप में। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कानूनी सुरक्षा के लिए या किसी भी लीगल एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मीटिंग रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपकी मीटिंग रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस बंदे का नाम अनुपस्थित व्यक्ति की लिस्ट में ना हो और वो बिना वजह परेशानी का सामना करे, तो उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अनुपस्थित व्यक्ति का नाम भी मीटिंग रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए। इससे बिना वजह की परेशानी से वो व्यक्ति बच जाता है और किसी भी कानूनी कार्रवाई का उसे सामना नहीं करना पड़ता है अगर वो अनुपस्थित है तो। ठीक है। अब जब आप एक बार सभी उपस्थित लोगों के नाम और पदों और कंपनियों की सूची बना लेते हैं तो अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये ध्यान देना होता है कि जितने भी डिस्कशन चल रहे हैं मीटिंग में उनको प्रॉपरली नोट किया जाए। यानी कि आपको ध्यान देना है दूसरे स्टेप में और हर विवरण को प्रॉपरली लिखना भी है। पे अटेंशन एंड राइट डाउन एवरी डिटेल। क्योंकि जो आपकी मीटिंग रिपोर्ट है वो फुल्ली कंसंट्रेटेड होती है, सेंटर्ड होती है आपके मीटिंग मिनट्स पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है मीटिंग रिपोर्ट में? मीटिंग मिनट्स की होती है। और जो पूरी मीटिंग रिपोर्ट होती है वो मीटिंग मिनट्स पर ही केंद्रित होती है। मीटिंग के दौरान कही गई हर बात को आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है और इसके साथ साथ आपको यह भी कोशिश करनी चाहिए कि जो शब्द लिखे गए हैं या जो शब्द बोले गए हैं उन्हीं को सटीक शब्दों में लिखा जाए। जैसा जिन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है उन बिंदुओं को वैसे के वैसे ही आपको शब्दों में लिखना है जैसा वो कहे गए हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी उल्लेख करना है कि बातचीत के किन हिस्सों में किसने भाग लिया या किसके द्वारा क्या बात कही गई, क्या चर्चा की गई, किसने क्या कहा, इसका भी एक प्रॉपर नोट आपको मीटिंग मिनट्स में करना होता है। कौन से शब्द किस पर्सन से रिलेटेड हैं इसको भी आपको प्रॉपरली नोट करना होता है, तभी उसकी महत्ता होती है।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द वेरी थर्ड स्टेप और थर्ड जो तीसरा चरण रहता है इसके अंदर वो है मीटिंग एजेंडा शामिल करें तथा किसी भी विचलन को रिकॉर्ड करें। यानी कि यू हैव टू इंक्लूड योर मीटिंग एजेंडा एंड रिकॉर्ड डेविएशंस। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा इस स्टेप में आपको, सबसे पहले तो आपको अपने मीटिंग एजेंडा को डिफाइन करना होगा। यानी कि जब मीटिंग का डिस्कशन चल रहा होगा तो मीटिंग के डिस्कशन से पहले ही आपको मीटिंग के एजेंडा को डिफाइन करना जरूरी है मीटिंग में, क्योंकि जो आपका मीटिंग एजेंडा होता है वो उन सभी चीज़ों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें आपकी मीटिंग के दौरान संबोधित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि किन किन बिंदुओं पर, किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी बैठक के दौरान, मीटिंग के दौरान, उसकी एक रूपरेखा मीटिंग एजेंडा के द्वारा तैयार की जाती है। और मीटिंग में केवल आपको उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं विषयों पर चर्चा करनी होती है जो कि मीटिंग एजेंडा में आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, मीटिंग एजेंडा में आपने उसको परिभाषित कर रखा है ऑलरेडी। जब आप अपनी मीटिंग रिपोर्ट में अपने एजेंडे को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर देते हैं तो उसका क्या फायदा मिलता है आपको, जो बाहरी लोग हैं उन बाहरी लोगों को आपकी रिपोर्ट पढ़ने में मदद मिलती है और उन्हें ये पता चल जाता है कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और उन बिंदुओं पर चर्चा क्यों की गई। तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्यों की गई, इन सब के बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है बाहरी लोगों को आपके रिपोर्ट के एजेंडा के बेसिस पर। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, जब मीटिंग में चर्चा चल रही होती है विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न बिंदुओं से संबंधित, तो कभी कभी ये जो चर्चा होती है वो मीटिंग को एजेंडे से विचलित कर देती है। यानी कि जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए उन विषयों पर चर्चा ना करके किन्हीं और विषयों को शामिल कर लिया जाता है चर्चा में। तो इस समय आपको बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही संयमित रहते हुए आपको मीटिंग के दौरान जो पर्सन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहिए कि इस अवधि के लिए प्रतिभागियों ने एजेंडे में शामिल नहीं की गई वस्तुओं पर चर्चा की। यानी कि जिन वस्तुओं को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है उस पर चर्चा की गई थी इस अवधि के लिए, इसलिए उस अवधि को आप अपने मिनट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ये आप साफ साफ शब्दों में मेंबर्स को बता देंगे। उससे क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं जो एजेंडे से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, वो एजेंडे से संबंधित विषयों पर चर्चा करने में जुट जाएंगे। तो ये ध्यान पे आपको रखना है कि जब मीटिंग रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आपको केवल और केवल उन्हीं मीटिंग मिनट्स को रिकॉर्ड करना है जो आपके विषय से संबंधित है। अगर विचलित हो जाता है, आपका जो विषय सामग्री है वो एजेंडे से विचलित हो जाती है, तो फिर उस अवधि में जो भी डिस्कशन किया जाता है उसको शामिल नहीं किया जाता है मीटिंग मिनट्स में। ठीक है, चलिए नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेप। चौथे चरण की बात करते हैं इसमें ना। चौथे चरण में क्या करना होता है आपको, पाठक के अनुकूल भाषा और संरचनाओं का उपयोग करें। यूज रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्स। जब आप चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसके बारे में लिख रहे होते हैं, तो फिर हमें क्या करना है इसमें ना, हमें जो रीडर है उसके अनुकूल ही भाषा और संरचना को शामिल किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो लोग आपकी बैठक में शामिल नहीं हुए वो क्या कर सकते हैं, लास्ट में आपकी रिपोर्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं,
अगर आपने शब्दजाल या भ्रमित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो आपकी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो वो आपकी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएं, इसलिए आपको अपनी रिपोर्ट को शब्दजाल या भ्रमित करने वाली भाषा के साथ बंद करना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत होता है। आपको अपनी बुनियादी रूपरेखा संरचना पर बने रहना चाहिए। जटिल होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल शब्दों में आपको चर्चा किए गए बिंदुओं को प्रस्तुत करना है, जिससे कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला बंदा है, वो आपकी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। इस बात का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप इज राइट ऑब्जेक्टिवली, यानी कि निष्पक्ष रूप से लिखे। जब आप रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो बैठक के दौरान जो भी चर्चाएं हो रही हैं उन पर निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ भाषा पर आपको टिके रहना है और उस तरह से टिके रहना है जैसे कि आप एक पत्रकार हैं। और जो एक पत्रकार होता है वो क्या करता है, वो बैठक से पूरी तरीके से तटस्थ स्वर में रिपोर्ट करता है। तो आपको एक पत्रकार की तरह तटस्थ स्वर के साथ में रिपोर्ट को पूरा करना है और वही शब्द लिखने हैं जो कहे गए हैं। अपनी तरफ से कोई भी हेर फेर नहीं करना है, कुछ भी अपनी तरफ से डिसीजन लेते हुए नहीं लिखना है। किसी भी बिंदु पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देनी है, उससे बचना है और बिना किसी भेदभाव के साथ आपको उन सारे पॉइंट्स को लिखना चाहिए जो विभिन्न लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो केवल उन्हीं बिंदुओं को आपको सही तरीके से लिखना है, सटीक तरीके से लिखना है, निष्पक्ष रूप से लिखना है। अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड उसके अंदर नहीं करना है। ठीक है। अगला चरण रहता है मीटिंग रिपोर्ट के रेफरेंस में सभी कार्रवाई आइटमों का विवरण दें। डिटेल ऑल एक्शंस आइटम्स। जो आपकी मीटिंग रिपोर्ट है, उस मीटिंग रिपोर्ट में जो मीटिंग कार्रवाई है, जो आपकी मीटिंग है, वो कार्रवाई आइटम के साथ में समाप्त होनी चाहिए। और जो भी आपकी कार्रवाई आइटम इंक्लूड किए जाते हैं मीटिंग रिपोर्ट में, इन्हें आपको रिपोर्ट के एंड में प्रोवाइड करना चाहिए। रिपोर्ट के अंत में आपको इन्हें शामिल करना चाहिए, लेकिन इन्हें आपको अपनी मीटिंग मिनटों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अपने मीटिंग मिनटों के बाद अपने एक्शन आइटम्स को आप सूचीबद्ध अगर करते हैं तो इससे क्या होगा, जो बाहरी लोग होंगे उन्हें आपकी मीटिंग के रिपोर्ट विवरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। वो अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। लेकिन इसके लिए जो भी आपकी कार्रवाई आइटम्स हैं, एक्शन आइटम्स हैं, जो एक्शंस दिए गए आपकी मीटिंग में, उसे आपको मीटिंग मिनट्स के बाद ही प्रस्तुत करना है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो उपस्थित लोग हैं उनको भी फायदा मिलता है। उनको क्या फायदा मिलता है कि उन्हें ये देखने में मदद मिलती है कि उन्हें बाद में क्या करना है। ये उन्हें एक आइडिया लग जाता है जब आप एक्शन आइटम्स को अपने मीटिंग मिनट्स के बाद लास्ट में रिपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से जितने भी एक्शन आइटम्स होते हैं, जितने भी कार्रवाई आइटम होते हैं, उन्हें आपको अपनी मीटिंग रिपोर्ट के लास्ट में ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है। और अंतिम चरण रहता है इसके अंदर, अपनी रिपोर्ट और मिनटों को ही मौजूदा दस्तावेज बनाएं। यह भी आपको खास तौर से ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू मेक योर रिपोर्ट्स एंड मिनट्स द ओनली एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। आपकी जो मीटिंग रिपोर्ट है वो जनता और आपकी कंपनी के बीच आपकी मीटिंग के बारे में एकमात्र संभावित संपर्क बिंदु होनी चाहिए। यानी कि अगर कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ जाती है कभी भी, तो उस केस में जो आपकी मीटिंग रिपोर्ट है वो कंप्लीटली एक विटनेस के तौर पर, यानी कि एकमात्र सिंगल विटनेस के तौर पर काम करनी चाहिए। इस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सभी संभावित कानूनी प्रक्रियाएं हैं
वो जानकारी के एक सेट के आधार पर अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाती हैं। आपको अलग अलग बिंदुओं पर विचार नहीं करना पड़ता है, केवल जो आपकी मीटिंग रिपोर्ट है वही कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती चली जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स which are to be followed while writing a meeting report. Okay, thank you.